नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बांग्लादेश के अवैध शासक मोहम्मद यूनुस का खौफ बढ़ता जा रहा है। अवैध शासक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार चुनी हुई नहीं है, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। इस सरकार को बांग्लादेश के ऊपर शासन करने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। ये चुने हुए लोग हैं ही नहीं। अगर आज भी बांग्लादेश की कोई कानूनी प्रधानमंत्री है तो वो शेख हसीना ही हैं, क्योंकि जब उन्हें बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। ये तो वहाँ के राष्ट्रपति ने भी माना। अब ये तो अमेरिका ने जो घिनौना खेल खेला, जो बाइडन ने जो घिनौना खेल खेला, और अमेरिका के इशारे पर, बाइडन के इशारे पर, अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया। और अमेरिकी पिट्ठू, क्या यूँ कहें कि अमेरिकी डीप स्टेट का पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश पर थोप दिया। और इस यूनुस ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों, जिहादियों को, अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के कत्लेआम की और किसी भी तरह के जुल्म करने की खुली छूट दे दी, क्योंकि ये लोग शेख हसीना के समर्थक माने जाते रहे हैं, जो कट्टरपंथियों, जिहादियों के बिल्कुल खिलाफ थी और जिन्होंने अपने शासनकाल में बांग्लादेश में शांति बनाकर रखी थी। आप देख सकते हैं कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में किस तरह का सुलूक हो रहा है और किस तरह का जुल्म हो रहा है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। लेकिन अब ये सब खत्म होगा और जल्द ही खत्म होगा। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे जैसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वो 20 जनवरी की तिथि है, वैसे वैसे बांग्लादेश के अवैध शासक मोहम्मद यूनुस का खौफ बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश रची और यूनुस को सत्ता सौंपी, उस डीप स्टेट के साथ ट्रंप की भी लड़ाई है। ट्रंप का ये मानना है कि पिछली बार राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी जो हार हुई थी उसमें इस डीप स्टेट का भी बड़ा रोल था। उनका ये भी मानना है कि वो डीप स्टेट ही था जिसने उनके पहले टर्म में बहुत सारे ऐसे काम उनको नहीं करने दिए जो वो करना चाहते थे। ट्रंप ने यह कहा है कि वो अपने दूसरे टर्म में इस डीप स्टेट को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि डीप स्टेट है क्या? देखिए, डीप स्टेट का मतलब है अमेरिकी ऑफिशियल्स, फेडरल ब्यूरोक्रेट्स का वो समूह जो एक खास विचारधारा से प्रभावित होता है और जो उस विचारधारा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी के भी खिलाफ जा सकता है। और ये डीप स्टेट जो है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक और हिंसक, इवन वायलेंट स्टेप भी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अमेरिकी सुरक्षा और इंटरनेशनल अफेयर्स की जहाँ तक बात है, तो इन मामलों से जुड़े हुए जो अफेयर्स हैं उसमें इस डीप स्टेट का नेतृत्व जो है वो CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, पेंटागन जैसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और FBI जैसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स करते हैं। मतलब अगर हम विदेशी मामलों की बात करें तो जो डीप स्टेट है वो बेसिकली CIA, FBI और पेंटागन, इसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं, जो डीप स्टेट बाहर में जिस तरह से इंटरवीन करती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि काश प्रमोद पटेल, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने FBI डायरेक्टर पद के लिए सिलेक्ट किया है, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। इस किताब में उन्होंने इस डीप स्टेट को एक्सपोज किया है और ट्रंप ने अब उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि FBI में जो डीप स्टेट है उसका वो खात्मा करे। अब आज की तारीख में जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसका झुकाव रेडिकल लेफ्ट की तरफ है और जॉर्ज सोरोस जैसे अतिवादी वामपंथी ये उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ट्रंप की डीप स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई होने वाली है उसका शिकार मोहम्मद यूनुस भी बनेगा, ये बिल्कुल तय है।
ट्रंप को मालूम है कि यूनुस के जॉर्ज सोरोस के साथ गहरे संबंध है। ट्रंप को यह भी मालूम है कि यूनुस उनको पसंद नहीं करता। ट्रंप को यह भी मालूम है कि 2016 में जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और हिलरी क्लिंटन उनके खिलाफ डेमोक्रेट उम्मीदवार थी, तो यूनुस ने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन में काफ़ी पैसा लगाया था। अब समाचार एजेंसी एपी की एक खबर के अनुसार ग्रामीण अमेरिका, जो यूनुस के ग्रामीण बैंक का अमेरिकी आर्म था, उसने क्लिंटन फाउंडेशन को 1 लाख से 2.5 लाख US$ के बीच पैसा दिया। यूनुस की अध्यक्षता वाली एक अन्य ग्रामीण शाखा ग्रामीण रिसर्च ने 25,000 और 50,000 US$ के बीच में डोनेट किया था। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। यूनुस दिल से यह चाहता था कि ट्रंप हार जाए और हिलरी क्लिंटन जीत जाए, और हिलरी क्लिंटन की हार पर उसे बहुत दुख हुआ था, और इसका उन्होंने खुले तौर पर, यूनुस ने खुले तौर पर इसका इजहार किया था, सार्वजनिक तौर पर इजहार किया था। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन यूनुस पेरिस में था। तो ट्रंप की जीत और हिलरी क्लिंटन के हार पर उसने कहा कि ट्रंप की जीत से हमें इतना धक्का लगा है कि आज सुबह मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। मतलब वो बोल नहीं पा रहा था, उसको इतना बड़ा धक्का लगा था ट्रंप की जीत से। उसने आगे कहा कि मैंने सारी ताकत खो दी है, क्या मुझे भी यहाँ आना चाहिए? मतलब वो कह रहा था कि क्या मुझे पेरिस में इस वक्त होना चाहिए? तो आगे वो कहता है कि बिल्कुल मुझे आना चाहिए, हमें इस चूक को अवसाद में नहीं जाने देना चाहिए, हम इन काले बादलों पर काबू पा लेंगे। सोचिए, ट्रंप की जीत को यूनुस ने काले बादलों का आना कहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ये भूले नहीं अभी। कहते हैं कि उसी साल 2016 में जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन ट्रंप से मिला, तो ट्रंप ने यूनुस के बारे में पूछते हुए कहा कि वो ढाका का जो माइक्रो फाइनेंस वाला आदमी है वो कहाँ है? मैंने सुना है कि उसने मुझे हराने के लिए दान दिया था, डोनेशन दिया था। तो ट्रंप को ये सब मालूम है कि यूनुस का झुकाव किसकी तरफ है और किस तरह से वो डीप स्टेट का एक मोहरा है। ट्रंप की लड़ाई डीप स्टेट के साथ है, तो निश्चित रूप से ट्रंप भी यूनुस को एक शत्रु के तौर पर ही देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप के शपथ के बाद यूनुस का सत्ता में बने रहना मुश्किल होगा, इस बात की पूरी संभावना है। हाँ, अमेरिकी डीप स्टेट यूनुस को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ट्रंप डीप स्टेट को ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को अपनी सरकार में जिम्मेदारियां दे रहे हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले की ट्रंप ने खुली निंदा की थी। आप याद कीजिए, जब उनका कैंपेन चल रहा था तो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इसकी निंदा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा नहीं होने देते। जाहिर है कि अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद यूनुस के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी आ जाएगी, और ये भी संभव है कि उन्हें फिर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़े। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश छोड़कर भागना ही पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट वहाँ कमज़ोर पड़ेगा, और फिर ये यूनुस के पीछे कौन होगा? कोई नहीं होगा। अब देखिए, ट्रंप के शपथ ग्रहण में अब 20-25 दिन बचे हैं, और यूनुस की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। यूनुस को इस बात का डर है कि ट्रंप के शपथ लेने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश में अपनी वापसी के लिए प्रयास तेज कर देंगी। यूनुस तो ये जानता ही है कि हसीना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन हासिल है, और ट्रंप के आ जाने के बाद ट्रंप और मोदी मिलकर हसीना के पीछे खड़े हो सकते हैं, और उसके बाद यूनुस का बांग्लादेश में टिके रह पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनका रुख भी बदल सकता है। अभी तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर चल रहे हैं, और बाइडन तो इसी डीप स्टेट जो है अति वामपंथी डीप स्टेट के फॉलोअर हैं। तो बाइडन के जाते ही डीप स्टेट की पकड़ तो ढीली पड़ जाएगी, और फिर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वो नई सरकार के इशारे पर, मतलब ट्रंप सरकार के इशारे पर चलने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते। यूनुस ये सब कुछ समझ रहा है, इसीलिए वो ये चाहता है कि इससे पहले कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करें, शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जी, ये यूनुस का यही प्लान है। क्या पता वो उनकी हत्या भी कर दे। अगर वो शेख हसीना को बांग्लादेश लाने में सफल हो जाता है तो वो उनकी हत्या भी कर सकता है। ये यूनुस का प्लान हो सकता है, और इसी प्लान के तहत उसने भारत सरकार को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है,
और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की एक्स्ट्राडिशन की मांग की है। मकसद साफ है, बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार के मुखिया को जेल में डाल देना ताकि मोदी और ट्रंप यूनुस की अवैध सरकार को हटाकर वापस हसीना को प्रधानमंत्री न बना दें। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे? जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। शेख हसीना ने हमेशा भारत का साथ दिया है, भारत के साथ हमेशा मित्रता निभाई है। जब तक हसीना बांग्लादेश में रहीं, उन्होंने भारत विरोधी जिहादियों को वहाँ पनपने नहीं दिया, सबको काबू में रखा। बांग्लादेश की धरती से कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों को अलाउ नहीं किया। पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई रही, उसमें भी शेख हसीना ने हमेशा साथ दिया। दक्षिण एशिया में, सार्क में पाकिस्तान को अलग थलग करने में पूरी तरह से भारत का साथ दिया। तो क्या भारत अपने ऐसे मित्र को उसके शत्रु के हवाले कर सकता है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि नरेंद्र मोदी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपने देखा होगा, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये तो माना है कि बांग्लादेश से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में उसे एक नोट मिला है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर है विदेश मंत्रालय सोच समझकर इस पर अपना रिस्पांस देगा। देखिए, दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि भी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है 2013 की, जिसका हवाला देकर यूनुस की जो सरकार है वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है। आपको बता दूं कि यूनुस की इस अवैध सरकार ने हसीना के खिलाफ करीब 51 केस दर्ज करवाया है, जिनमें करीब 42 हत्या के मामले हैं। और ये सारे मामले उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है जो हसीना के खिलाफ अमेरिका के इशारे पर वहाँ के कट्टरपंथियों ने छात्रों के साथ मिलकर किया था। ये विरोध प्रदर्शन वैसे शुरू में छात्रों ने शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्द ही जिहादियों और इस्लामी कट्टरपंथियों ने इसे हाईजैक कर लिया और उसके बाद अमेरिका के इशारे पर, बाइडन के डीप स्टेट के इशारे पर आर्मी चीफ ने भी पाला बदल लिया और हसीना को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बुरे वक्त में नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का भरपूर साथ दिया है और देना भी चाहिए था, क्योंकि हसीना भारत की मित्र हैं, हमेशा मित्रवत व्यवहार रहा है उनका। आपको मालूम होगा कि वैसे शेख हसीना यूरोप में शरण लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी देश तैयार नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका का दबाव था। यहाँ तक कि ब्रिटेन, जहाँ उनकी भतीजी ब्रिटिश पार्लियामेंट की सांसद हैं, उसने भी शरण देने से मना कर दिया। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अमेरिका का दबाव था, बाइडन का दबाव था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया, चट्टान की तरह हसीना के पीछे खड़े रहे और भारत में शेख हसीना को शरण देकर दोस्ती निभाई। इस बार भी मोदी हसीना से दोस्ती निभाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है, और यूनुस के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, जहाँ तक हसीना के प्रत्यर्पण की बात है तो भारत इससे बिल्कुल इनकार कर सकता है। सबसे बड़ी वजह तो भारत यही कह सकता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो एक अवैध सरकार की तरफ से आई है, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार नहीं है। आपको ये किसने अधिकार दिया भाई? किसने आपको वहाँ की सत्ता सौंपी है? कोई चुनाव हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपको कैसे, किसने बना दिया वहाँ का मुखिया? भारत ये कह सकता है कि चूंकि ये रिक्वेस्ट जो है वो एक अवैध सरकार की तरफ से आया है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, इसलिए इसको मानने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर उस संधि की भी बात करें, 2013 की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो उसमें 2 ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को ये इजाज़त देता है कि वो शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर दे। अब इस संधि का जो अनुच्छेद 6 है, उसके तहत यदि कथित अपराध पॉलिटिकल नेचर का है, राजनीतिक प्रकृति का है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। जाहिर है ये पॉलिटिकल नेचर का ही है, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित ही तो है, भारत ये कह सकता है। इसी तरह से इस संधि का जो अनुच्छेद 8 है वो इनकार के लिए एक और आधार प्रदान करता है। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर आरोप न्याय के हित में अच्छे विश्वास में नहीं लाया गया है, मतलब गुड फेथ में अगर ये नहीं मांगा जा रहा है, या सैन्य अपराधों से संबंधित है जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध के रूप में योग्य नहीं है, तो इनकार किया जा सकता है। अब भारत इस धारा का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए कर सकता है कि हसीना के खिलाफ आरोपों में सद्भावना की कमी है। ये ट्रस्ट फेथ वाली बात नहीं है, ये गुड फेथ में ये एक्स्ट्राडिशन नहीं मांगी जा रही है, या बांग्लादेश लौटने पर उनके राजनीतिक उत्पीड़न या अनुचित मुकदमे का सामना उनको करना पड़ सकता है। भारत ये कह के इस
प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। ये उस संधि में ही लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा तर्क तो यही होगा कि जो सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण मांग रही है वो खुद एक अवैध सरकार है, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जो पता नहीं वापस बुला के क्या करेगी। कुछ भी कर सकती है, उनको टॉर्चर कर सकती है, उनकी हत्या हो सकती है। तो संधि में भी ऐसे अनुच्छेद है कि जहां पे गुड फेथ में अगर वो नहीं है तो नहीं किया जा सकता। तो भारत के पास, नरेंद्र मोदी के पास हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए वैलिड ग्राउंड मौजूद हैं और भारत निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल करेगा, इसकी पूरी संभावना है। देखिए, मोहम्मद यूनुस के डर की एक वजह यह भी है कि जब हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था तब तो वो डरी सहमी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का साथ मिलने के बाद उनमें हिम्मत आ गई और उन्होंने खुलकर यूनुस और उसकी अवैध सरकार के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया था। अब यूनुस सरकार ने इस पर ऐतराज़ भी किया और भारत को कहा कि अगर भारत में बैठकर हसीना इस तरह की बयानबाजी करेंगी तो इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस की एक न सुनी और हसीना को अपने मन की बात कहने की पूरी छूट दे रखी है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में एक सभा को वर्चुअली यानी वीडियो कॉल पर संबोधित करते हुए शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के नरसंहार करने और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी और उनकी बहन शेख रिहाना की भी हत्या करने की योजना थी उनकी। तो इसका मतलब यह है कि शेख हसीना खुल करके मोहम्मद यूनुस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, भारत में रहते हुए भी, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात की इजाज़त दे रखी है मोहम्मद यूनुस के लाख विरोध करने के बावजूद। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति शेख हसीना के जाने के बाद तेजी से खराब होती जा रही है। कहाँ शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था थी, वहीं अब हालत यह हो गई है कि इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर जा रहा है, अन्न का संकट पैदा हो गया है। जी हाँ, बांग्लादेश का फूड स्टॉक तेजी से नीचे जा रहा है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी वहाँ पे। और मजबूरी में अब यूनुस की सरकार ने क्या किया है कि उसने भारत से 50,000 टन चावल रियायती दर पर खरीदने का फैसला किया है। कहाँ गया वो? जब ये अन्न की ज़रूरत पड़ी तो यूनुस को भारत के पास ही आना पड़ा, क्योंकि यूनुस को भी पता है कि बुरे वक्त में भारत से मदद मांगने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, अभी इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ मिलकर, चूँकि मोहम्मद यूनुस के साथ सारे कट्टरपंथी हैं और वो भी एक कट्टरपंथी मानसिकता का व्यक्ति है, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनुस जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास खुद तो खाने को है नहीं, वो उनकी क्या मदद करेगा। इसलिए ये जो जब अन्न का संकट उनके सामने आया है तो वो भारत के सामने पहुंच गए हैं कि हमें रियायती दर पर चावल दे दो। तो हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। अफरा तफरी का माहौल है, जिहादियों और कट्टरपंथी मुसलमानों को खुली छूट मिली हुई है कि वो चाहे जितना तांडव मचाना चाहे मचा सकते हैं। महंगाई अपने चरम पर है, अन्न भंडार कम हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक अब शेख हसीना को मिस कर रहे हैं। जी, धीरे धीरे उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन सबसे अच्छा तो शेख हसीना का ही शासन था, शांति तो थी। और धीरे धीरे आम लोगों में हसीना के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है और इससे हसीना की वापसी की उम्मीद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यही सब देख करके मोहम्मद यूनुस घबरा गया है। भारत से उसने हसीना को सौंपने की मांग तो की ही है, साथ में अभी उसने हसीना के खिलाफ $5 अरब के तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच भी शुरू कर दी है। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है जिसे रूस बना रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हसीना को जनता की नज़र में गिराया जा सके और यदि वो किसी तरह से हाथ लग जाए तो उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। और बांग्लादेश ने अपनी कोशिशें इसलिए तेज कर दी हैं क्योंकि वो ये सब ट्रंप के सत्ता में आने से पहले करना चाह रहा है। तो मोहम्मद यूनुस चाहे जितना हाथ पैर मार ले, शेख हसीना का प्रत्यर्पण तो होने से रहा। नरेंद्र मोदी शेख हसीना को तो बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। और यूनुस ये भूल रहा है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी डीप स्टेट कमज़ोर हो जाएगा और फिर यूनुस को बचाने वाला कोई नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद शेख हसीना के साथ अमेरिका और भारत, ये दोनों देशों की सरकारें शेख हसीना के पीछे खड़ी होंगी, उनके साथ खड़ी होंगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि मोदी और ट्रंप मिलकर हसीना की वापसी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और फिर मोहम्मद यूनुस का क्या होगा?
बांग्लादेश छोड़कर भागने के अलावा मोहम्मद यूनुस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। ये मोहम्मद यूनुस को समझ लेना चाहिए और उनको अंदाज़ा भी है। तो उनके तो बैठे हुए वहाँ पे जिन लोगों ने उनको भेजा है शायद उनको वापस बुला ही लेंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस को इसका पूरा अंदाज़ा है, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाकर प्रत्यार्पण करवा करके उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।